कि हमें ये पता लग जाता है कि पहली बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी, तीसरी बात क्या होगी, और इसकी एग्जांपल बिल्कुल आपके सामने है। जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की कि ये विजुअल कम्युनिकेशन है, इसका पहला सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा सेक्शन ये है, तो ये भी बिल्कुल आउटलाइन चार्ट ही है। ये एमसीक्यू कल सॉल्व कर लिया था। टेबल जो है दो मुतमासिल या दो कंपैरेटिव टॉपिक्स को आमने सामने रख के उनके कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है। ये भी बात कल हुई थी आपके साथ। अब आ जाते हैं बार चार्ट। बार चार्ट काफी हेल्पफुल है। अगर फर्ज कीजिए कि मैं इसके अंदर आपसे ये कहूं कि जो ब्लू हैं इसके अंदर ब्लॉक्स, ये ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो बरतानिया में पढ़ रहे हैं, तो बजाय इसके कि हमें जो है वो 2010 से ऑनवर्ड 2012 तक का एनालिसिस याद रखना पड़े एक एक वैल्यू, हम उसका बार चार्ट बना लेते हैं। बार चार्ट बनाने से, डिफरेंट कलर देने से हमें चीज़ विजुअली याद हो जाती है। कि देखिए, अगर आप देखें तो साफ नज़र आता है कि जो फीमेल पढ़ने आ रही हैं बरतानिया में वो निस्बतन मर्दों से कम है, मर्द ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। और एक बात नज़र आ रही कि अब तकरीबन पहले ये है कि अपने डोमेस्टिक लोग ज़्यादा पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल कम थे, लेकिन अब 2011 और 12 से नज़र आ रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो इसको हम कहते हैं ये है आपका बार ग्राफ, दो चीज़ों का मुआवजना। हम जब काम करते थे मार्केटिंग में तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हम करते थे। हम आमतौर पे इसका इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि यहाँ पे हम अक्सर यूं इस्तेमाल होता था हमारे यहाँ कि चीज़ें याद रखने की बजाय हम बार चार्ट बना लेते थे। बार चार्ट इस तरह बना लेते थे कि जी एक बार चार्ट ले लिया, ठीक है जी, और इसके अंदर हमने जो है वो एक्स एक्सिस पे दो वेरिएबल ले लिए, जैसे सेल्स एंड टारगेट्स, कि हमें टारगेट्स क्या मिले थे और सेल्स क्या मिली थी। अब हम सेल्स एंड टारगेट्स दो चीज़ें रख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये 2000 फर्ज कर लिया कि यू कैन से दैट 8 है, 2008 है, 2009 है, 2000 जो है आपका 10 है, फिर 2011 है। तो हम ये करते थे कि जो टारगेट्स हैं वो फर्ज कर लिए कि ये हमारे टारगेट्स हैं, तो टारगेट्स डिफाइन कर दिए कि जी ये हमारा टारगेट सेल है, और ये सेल जो है फर्ज कर लीजिए दी हुई है आपके मिलियन रुपीस में, तो ये 8 मिलियन हमें टारगेट मिला। फिर हमें टारगेट मिला फर्ज कर लीजिए जी 10 मिलियन मिला, ठीक है। फिर हमें ये टारगेट मिला जी 12 मिलियन का, ठीक है। तो हमने ये टारगेट्स रख लिए। इस तरह हमें आइडिया होता गया कि हमें टारगेट्स कब कितना मिला था, और ये सारी चीज़ें हमें जुबानी याद हो जाती। अच्छा, उसके बाद जब टारगेट्स हम बना लेते हैं तो साथ ही हम टारगेट्स को हम रेड से करें। अच्छा जी, सेल्स को हम कर देते हैं फर्ज कीजिए ग्रीन से, तो सेल्स आर ग्रीन, ये हमारी सेल्स है। तो टारगेट्स आर विद रेड एंड सेल्स आर विद ग्रीन्स। तो हम कहते हैं जी कि पहले साल हमने कोशिश बहुत की, लेकिन हम अपने टारगेट से 1 लाख पीछे रहे थे। अपने टारगेट से 1 लाख पीछे रहे थे। हमने कोशिश बहुत की लेकिन अपने टारगेट से 1 लाख पीछे रहे थे। और दूसरी बात यह है कि इससे अगले साल टारगेट से 1 लाख ज्यादा सेल कर गए थे, और इस साल हमारा टारगेट पूरा अचीव हो गया। इस तरह हमें याद रहता है कि यार 2008 का साल हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल था, जो टारगेट मिला था वो अचीव नहीं हुआ था, और इस साल हमें बोनस भी मिला था डबल, चूंकि सेल हमने ज्यादा की थी। तो इस तरह हमें चीजें जो है वो जुबानी याद हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम उसे मेमोराइज करें वैल्यूज के अंदर। तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है बनिस्बत उसके कि आप वैल्यूज को याद करें। इससे विजुअल मेमोरी बन जाती है, और विजुअल मेमोरी जैसा कि हमने कहा है कि थोड़ी ज्यादा ड्यूरेबल और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाती है। ज्यादा चीजें जानते हैं
कि पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर 360 का हमारे पास एक सर्कल होता है। 360 का हमारे पास एक सर्कल होता है। ये जो 360 का हमारे पास सर्कल होता है, हम इसी को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट रेशोस में ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि हम लेट्स से, जैसे कि हमारे पास ये एक पाई चार्ट है, तो हम 90 के 4 एंगल है इसके अंदर। 90 का एंगल ये है, 90 का ये है, 90 का ये है, तो टोटल 360 डिग्री का ये। तो हम इसके अंदर से पार्ट्स ब्रेक करते हैं। जैसे हम केक काटते हैं, तो फर्ज कीजिए हम कहते हैं जी क्राइम रेट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी कि ये जो है ये क्राइम रेट है लाहौर का, यानी पाकिस्तान में टोटल जो क्राइम हुआ इनका 25% लाहौर में हुआ है, और ये लाहौर का क्राइम रेट है। तो हम कहते हैं लाहौर इज रिटन विद ब्लैक, ठीक है जी, एंड कराची इज इन ब्लू। तो कराची में हम कहते हैं जी ओवरऑल क्राइम का एक बड़ा हिस्सा कराची में भी कंडक्ट हुआ है, तो कराची में क्राइम ज़्यादा है। तो इससे एक बात समझ आती है कि जितना बड़ा शहर है उतना क्राइम रेट उसका ज़्यादा है। तो मैं ये परसेंटेज इसलिए बता देता हूँ कि एग्जैक्ट मेरे पास कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। तो ये कराची का क्राइम रेट, ठीक है जी। अच्छा, और ये हमारा लाहौर का है, ठीक है जी, और ये जो है ये हमारा क्राइम रेट है, फर्ज कर लीजिए पेशावर का। तो हम कहते हैं पेशावर जो है वो हमने लिखा है रेड से, ठीक है, और इसमें सबसे कम क्राइम रेट जो है वो लेट्स सपोज ये इस्लामाबाद का है, तो इस्लामाबाद का क्राइम रेट ये है। तो हम इस तरह करके एक ओवरऑल जो है रेट को मेजर करते हैं। हम आम तौर पे इस तरह ब्रेकअप कर देते हैं इसको, इससे हमें पता चल जाता है कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो फौरी तौर पे जो आईजीज है उनका अगर इजलास होगा, फर्ज कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इजलास बुला लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पे लाहौर को और कराची को एड्रेस करेंगे। वो कहेंगे यार लाहौर और कराची में ना आईजी अच्छे वाले लगाओ यार, यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। इस्लामाबाद से मैं मुतमईन हूँ, पेशावर में ठीक है वो भी कम है इनसे, लेकिन ये दो इलाकों का खास ख्याल रखो, ठीक है। लेकिन बिजनेस के हवाले से जब हम करते हैं, तो बिजनेस के हवाले से हम इसको क्राइम की बजाय बिजनेस के हवाले से ले जाते हैं कि फर्ज कीजिए ये हमारी सेल्स है, तो हम कहते हैं हमारी सेल्स का सबसे बड़ा हिस्सा कराची में बिकता है, उससे छोटा हिस्सा लाहौर में, और उससे छोटा हिस्सा पेशावर में, और उससे छोटा हिस्सा इस्लामाबाद में। इस तरह हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा मार्केट शेयर फिजिकली कैसे है, तो हमें अंदाजा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ट पाई चार्ट बना हुआ था वो भी इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पे था कि लोग जो पेट एनिमल पालते हैं, कितने एनिमल कहाँ हैं, किस साइज में। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज पाली जाती है घरों में वो है डॉग्स, सबसे ज्यादा लोग डॉग्स पालते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी रेशो जो है घरों में जो जानवर पाला जाता है वो है कैट, और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो मछलियां भी पालते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो रैबिट्स भी पालते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो रोडेंट्स यानी ये कोई मेरा रेप्टाइल वगैरह या सांप वगैरह वो भी पालते हैं। तो ये एक रेशो, इससे अंदाजा हो जाता है कि कितनी रेशो किसकी है। तो जब रेशो ब्रेक करनी हो कि किसका केक में कितना हिस्सा है, तो हम आम तौर पे केक चार्ट बनाते हैं जिसको हम पाई चार्ट का नाम देते हैं। ठीक हो गई जी बात। तो ये बच्चों यहाँ पे हम फिर आपकी चैट ऑन करते हैं और पूछूंगा, वो ये है type of graph in which circle is divided into sector that each represent a proportion of the whole। एक ऐसा चार्ट जिसमें सर्कल ब्रेक किया जाता है और हर पार्ट प्रोपोर्शन ब्रेक करता है, हम इसको कहते हैं ये है पाई चार्ट। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। क्वेश्चन बैंक का सवाल है सर्कल हुज सेक्टर डिनोट्स वेरियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा शाबाश, ए की बजाय सी हो जाएगा, ए की बजाय सी हो जाएगा। ठीक है जी, गुड हो गया। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है जी, तो अब यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई। फिर एक सवाल करते हैं आपसे। सवाल है सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस
टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल पोर्शंस। तो इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। तो पाई चार्ट के हवाले से सवाल जब भी आएगा वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। उसकी वजह ये है कि वो सिंपली जो है वो ब्रेकअप कर देगा इन चीज़ों को, इसलिए आपके लिए सिंपल बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम हिस्टोग्राम को जो है या बार चार्ट को मुख्तसरन लिखना चाहें तो हम यूं भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन इसके हवाले से एक सवाल भी है, इन ऑर्डर टू शो मंथली सेल्स फिगर फॉर 3 डिवीजन ऑफ ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो इसके लिए अच्छा चार्ट आपके लिए कौन से वाला होगा? शाबाश। तो अगर आप मुख्तलिफ मंथ की सेल्स शो करना चाहते हैं 3 डिवीजन्स की, तो इसके लिए आइडियली आपको बार चार्ट चूज करना चाहिए, क्योंकि सेल्स इस तरह अच्छी शो की जा सकती हैं। लेकिन बच्चों, अगर एक ही वेरिएबल का बिहेवियर देखना हो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक्तों पे या मुख्तलिफ टाइम्स में एक ही वेरिएबल का बिहेवियर देखना हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हम ये कहते हैं कि बिहेवियर ऑफ वन वेरिएबल ओवर अ टाइम, एक ही वेरिएबल का रवैया मुख्तलिफ टाइम्स पे देखना हो। ठीक है जी। तो जैसे कि आप किसी स्टूडेंट के पीरियोडिक एग्जाम के मार्क्स देख रहे हैं, तो मार्क्स की जो डिटेल है वो बताती है कि अप्रैल में इन्होंने इतने मार्क्स लिए, जून में इतने लिए, अगस्त में इतने लिए, इतने लिए, इतने लिए, और फरवरी, यानी ये इम्प्रूव करते जा रहे हैं अपने मार्क्स। तो ये बिल्कुल आप जैसे कोई स्टूडेंट है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो इम्प्रूव करता जा रहा है। तो एक ही वेरिएबल ओवर टाइम देखना हो तो उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है चीज़ों को ऑब्जर्व करने का कि किस तरह से जा रहा है। लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी इनोवेशन आ गई है। इनोवेशन ये आ गई है कि एक लाइन की बजाय हम 2 या 3 लाइंस इकट्ठी एक्सप्रेस कर देते हैं वेरिएबल के बिहेवियर के लिए। इसके लिए आसान सी एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो क्या हो सकती है? आसान सी एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है आजकल जो आपका क्रिकेट का स्कोर है। वो बड़ी सिंपल एग्जांपल है आपके लिए, क्रिकेट का स्कोर। तो क्रिकेट का स्कोर होता है तो वो क्या करते हैं कि एक तरफ ले लेते हैं ओवर्स, कि इतने ओवर्स जो है वो खेले जा चुके हैं, इस तरफ वो ओवर्स ले लेते हैं, इस तरफ वो स्कोर ले लेते हैं या रन्स ले लेते हैं। तो बताते हैं कि अगर ये 315 स्कोर किया है इस टीम ने, तो इस तरह स्कोर जो है इनका बढ़ते 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 50वें ओवर तक यहाँ पे गया था। और जो फर्ज कर लीजिए जो ब्लैक लाइन है इसकी हम बात करें, और जो पाकिस्तानी टीम है उसका स्कोर, यानी ये अगर ब्लैक जो है ये सपोज ये इंडियन टीम है, ठीक है, और जो हमारी टीम है वो ग्रीन है, तो बताते हैं कि जनाब ये जो है ये ग्रीन जो है ये इस तरह जा रहे हैं, और अभी ये ओवर चल रहा है, ओवर नंबर 35, और ये जनाब जो है ये इनके इतना अबव आ चुके हैं। ठीक है। और फिर वो साथ रीजंस भी बता देते हैं, इसके रीजंस इस तरह बता देते हैं कि जनाब यहाँ पे इनकी विकेट गिरा दी थी तो यहाँ इनका स्कोर नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक पार्टनरशिप चली थी और फिर यहाँ पे आके इनकी 4 विकेटें गिर गई थी। ठीक है, नहीं, फिर 4 विकेटें गिरने के बाद जो टेल है उसने बड़ा काम किया है, और पाकिस्तान की शुरू में आमतौर पर विकेटें गिरती हैं, तो ये यहाँ 2 विकेटें गिरी थी। ठीक है, वैसे आमतौर पर तो 2 विकेटें गिर जाए पाकिस्तान संभलता ही नहीं है, लेकिन एनीवे चार्ट ही बताना है ना हमने, तो ये पाकिस्तान का स्कोर है। तो एक ही वेरिएबल ओवर्स बता दिया और इस तरह से हम इसको डील कर लेते हैं। लेकिन आगे चल के आप देखते हैं कि जो हमारी फर्म की कॉस्ट होती है उसको भी हम ऐसे ही असेस करते हैं कि ये हमारी फर्म की कॉस्ट है। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी फिक्स कॉस्ट जाहिर है वो फिक्स एक रेशियो से बढ़ रही होती है, चूंकि मटेरियल लग रहा होता है उसके ऊपर, जो जाहिर है वो मटेरियल ही आपके सामने आना है और तो कोई चीज़ आनी नहीं है। और उसके साथ साथ जो हमारा रेवेन्यू है वो हम बताते हैं कि पहले हम लॉस में जा रहे थे लेकिन अब फिर ब्रेक इवन पे पहुंचे और अब हम मुनाफे में हैं। तो ये हमारा क्या है? ये रेवेन्यू है और ये हमारी कॉस्ट है। तो यहाँ हम लॉस कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, और यहाँ पे हमें जो है इतनी आउटपुट के ऊपर ब्रेक इवन मिल गया था, यानी जितना पैसा लगा उतने पैसे हमने कमा लिए। तो ये होता है हमारा
जो है वो लाइन चार्ट। ये बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पर रख लिया, एक वाई एक्सिस पर रख दिया। अब मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें आउटपुट रखी है या कॉस्ट रखी है, तो यहाँ रेवेन्यू भी रखना चाहिए, चूंकि दो चीज़ें हैं ना, ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो ब्लैक वाली हमारी कॉस्ट है, जो जाहिर है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती गई, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू है जो पहले लॉस में गया, चूंकि शुरू में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी देनी पड़ी, ये भी करना पड़ा, तो भी हम साथ साथ रीजन भी बताते हैं ना उसकी, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये आपको कितना समझ आया है। तो आपका चैट बॉक्स ऑन करते हैं और आपसे पूछते हैं कि जी बच्चों कितना कुछ समझ आया आपको, शाबाश। फर्ज कीजिए कि आप एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं और आप उसके मैनेजर हैं। तो आप कहते हैं कि वैल्यूज याद रखनी बड़ी मुश्किल है। तो आप वहां पे ये कहते हैं कि देखें, जब भी टॉय शॉप में या टॉय सेक्शन में हर 10 बाइक्स बिकने पे, हर 10 बाइक्स बिकने पे, ठीक है, एक बाइक प्लेस कर दी यहाँ पे मेरे बोर्ड पे। तो इससे पता चलता है कि आज 10 into 6, आज 60 बाइक्स बिकी, और हर 10 डॉल बिकने पे एक डॉल प्लेस कर दें। तो इसका मतलब है आज डॉल की सेल जो है वो कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 डॉल बिकी। तो आज 40 डॉल बिकी। 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आज डक्स जो है वो 30 बिकी हैं, और कार्स जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 40। तो इस तरह मैं एक ही बोर्ड पे बैठे बैठे सारी बात बता सकता हूँ। यानी मेरा अभी जो है वो ऑनर आएगा ही, तो मैं बोर्ड पे देख के बताऊंगा कि आज सेल में सर सेल अच्छी जा रही है, 60 बाइक्स बिक गई हैं, 40 डॉल्स बिक गई हैं, डक्स 30 बिकी हैं, और कार्स जो है वो 40 बिक गई हैं। तो कहेगा हाँ यार ये कल से तो अच्छा, कल तो 30 बाइक्स टोटल दिन में बिकी थी, और आज अभी तो सुबह के जो है वो 10 बजे हैं, तो मुझे लगता है कि ये या तो ईद के दिन है हमारे, या आपका क्रिसमस के दिन आ गए, या आपकी दिवाली आ गई है। तो इस तरह मतलब खुशी के दिन आने वाले हैं, यही वजह है कि लोग गिफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये चीज हो जाती। अच्छा बच्चों, तो ये हमने खुद ही चार्ट क्रिएट किए हुए। अब जहां तक सवाल है कि अदर्स में, अदर्स के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चार्ट होते हैं। वो चार्ट जाहिर है मैं इतने ज्यादा नहीं जानता, वो उसके अंदर जो चार्ट्स होते हैं वो मैप्स होते हैं, उसके अंदर नक्शे बना दिए जाते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होते हैं, जैसे वो कि ये सीईओ है, उसके अंडर 3 मैनेजर हैं, उसके अंडर फिर ये है। तो उसके अलावा कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं, और फिर कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं मुख्तलिफ, कुछ इससे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो बाज़ वक़्त हम मुझे भी समझ नहीं आते। वो तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के चार्ट हैं, उसमें 4 आमतौर पर 2 पैनल डायग्राम, ज़ाहिर है मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड हूँ, तो 2 पैनल बड़े आराम से मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन वो 4-4 पैनल के होते हैं, खासे मुश्किल होते हैं। लेकिन ये जो है चार्ट, ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, कोई मैप है, घर का नक्शा है, या किसी फैक्ट्री का नक्शा है, या किसी मुल्क का नक्शा है, तो ये आम सी बात है। ड्राइंग्स आप जानते हैं कैसी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की मिसाल मैंने आपको ये दे दी, ठीक है ना। और फ्लो चार्ट जो है वो आपका वही है जिसको आपने शुरू में पढ़ा था, आउटलाइन चार्ट, उससे मिलता जुलता होता है। और फोटोग्राफ्स वगैरह यू नो वेरी वेल, तो ये भी इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ जगह। पहली एहतियात तो ये होनी चाहिए कि ग्राफ हमेशा वहां इस्तेमाल करें जहां उनसे वाबस्ता कोई रिलेटेड इशू है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ग्राफ किसी भी सूरत ना लगाएं अगर उसकी जरूरत नहीं। यानी गैर जरूरी ग्राफ नहीं होना चाहिए, गैर जरूरी ग्राफ नहीं होना चाहिए, ग्राफ सिर्फ वही होना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। इसी तरह हमारे जहन में ये याद होना चाहिए कि विजुअल एड हमेशा सिंपल बनानी चाहिए, हमेशा सिंपल बनानी चाहिए, और इनको सिंपल करने के लिए जो भी आसान इंक हो सकती है, कलर हो सकता है, लेबल हो सकते हैं, इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। और याद रहे कि हमें थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी खास किस्म की प्रेजेंटेशन में कितनी वैरायटी इस्तेमाल हो सकती है। बहुत ज्यादा वैरायटी इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो वैरायटी ऑफ ग्राफ इस्तेमाल करने से मुश्किल पैदा होती है, इसलिए वैरायटी बड़े
सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए और कलर की चॉइस बड़ी केयरफुली करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉकिंग कलर्स चूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो शॉकिंग कलर होते हैं वो आंखों को हिट करते हैं। लेकिन हमें ये समझ होनी चाहिए कि लाइट कलर पे डार्क कलर अच्छा लगेगा और डार्क कलर पे लाइट कलर, तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो भी आप डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं वो इतना लार्ज होना चाहिए कि वो सबको नजर आए, सबको नजर आए। और फिर इसके अंदर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा कोई भी आप जब ग्राफ बनाते हैं तो वो सबके लिए विजिबल होना चाहिए, सबको नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो विजिबल ना हो, विजिबल ना हो तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो कितनी एहतियातें मैंने बताई। मैंने सबसे पहली बात ये बताई कि हमेशा रिलेटेड इशू जो है उसके ऊपर ग्राफ बनाना है, जो रिलेटेड नहीं है उस पर ग्राफ नहीं बनाना। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि हमेशा सिंपल रखें, इसको आसान रखें। और तीसरी चीज ये है कि वैरायटी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल ना करें, सोच समझ के वैरायटी को चूज करें। तो पहली बात रिलेटेड इशू पे इस्तेमाल करें, दूसरी बात सिंपल रखें, तीसरी बात ज्यादा वैरायटी ना यूज करें। कलर इसका बहुत सोच समझ के चूज करें। इसका साइज काफी अच्छा होना चाहिए, इन्हांस्ड होना चाहिए और ये दूर से विजिबल होनी चाहिए। ठीक है जी, ये बातें यहाँ पे लिखी हैं। वहां रखें जहां रिलेटेड है, रिलेटेड के अलावा अनरिलेटेड ना रखें। इसको जिस हद तक हो सके सिंपल और आसान करें और विजुअल टेक्निक्स के अंदर वही इस्तेमाल करें जो विजुअल टेक्निक है आपके पास। और अनलिमिटेड वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन वैरायटी की चॉइस देख सोच समझ के करें। कलर्स का इस्तेमाल बहुत वॉचफुली करें। ठीक है जी। अच्छा, शार्प कलर बाज़ वक़्त अट्रैक्टिव नहीं होते बल्कि पिंचिंग होते हैं। और इसको जो है लार्ज एनफ बनाएं ताकि सबको नजर आए और रूम में हर एक के लिए विजिबल हो। ऐसा ना हो किसी को नजर आ रही किसी को नहीं आ रही, वरना फ्रस्ट्रेशन होगी। तो ये बातें मैंने आपको बताई। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो ये है कि प्रैक्टिकल यूजेस इसके क्या है। देखिए, आम तौर पे एडवर्टीजमेंट में हम अपनी सेल दिखाते हैं पूरी मार्केट के मुकाबले में, तो वहां पे इस्तेमाल होती है। कस्टमर को कोई अपना हवाला देते हैं अपनी सेल्स का, अपनी क्वालिटी का, वहां इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन में। प्रोडक्ट प्लेस कहाँ कहाँ करना है, तो पूरा पाकिस्तान का नक्शा बना के, अच्छा जी लाहौर की मार्केट में सेल करेंगे, कराची की मार्केट में सेल करेंगे, फैसलाबाद करेंगे, पिशावर में करेंगे। तो इस तरह करके हम पॉइंट्स प्लेस कर देते हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। पब्लिक रिलेशन जैसे क्राइम रेट वगैरह की मिसाल मैंने दी, वहां पे इस्तेमाल होता है। ट्रेड शोज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां प्रेजेंटेशन देनी होती है वहां इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने बताया कि एडवर्टाइजिंग में अपनी और मार्केट की सेल्स कंपैरिजन या प्रमोशन से प्रेजेंटेशन वगैरह में, सेल्स प्रमोशन में, या प्रोडक्ट की प्लेसमेंट के जी लाहौर में कितन कहाँ कहाँ हम माल बेचेंगे, हम कहते जी हम लाहौर में सेल करेंगे, अच्छा जी हम कराची में करेंगे, अच्छा जी हम पिशावर में करेंगे। तो यहाँ भी इस्तेमाल होता है। फिर आपको याद होगा मैंने कहा था पब्लिक रिलेशन, जहाँ पे क्राइम रेट की बात हो रही है तो वजीर आजम इजलास में पूछ रहे हैं कहाँ कितना क्राइम है, तो ये वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह के इसके डिफरेंट यूजेस भी हैं। अब जहां तक सवाल है, अगर आप कहें कि सर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेशुमार एडवांटेजेस हैं। मिसाल के तौर, पहली बात तो ये कि वो बात जो बड़ी स्लो समझ आती है यहाँ पे बड़ी फास्ट समझ आएगी, जल्दी समझ आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक तस्वीर लाखों अल्फाज कहने से अच्छी है। वन पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। 4 सफे लिखने से अच्छा एक डायग्राम बना ले। और इस हमेशा फिगर लैंग्वेज पे बैरियर को खत्म कर देती है। ये तवज्जो को फौरी तौर पे एब्जॉर्ब करती हैं और ये ट्रेंड टू रिमेंबर चीजों को याद रखने में और उनका कनेक्शन क्रिएट करने में आसान रहती है। रिलेशनशिप, कोरिलेशन। तो कहने का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो जाती है। हजारों अल्फाज की बजाय एक तस्वीर बना दो, और जो अल्फाज नहीं कह सकते वो तस्वीर कह देती है, और ये तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करती है और ये चीजों को याद रखने में हमारी बहुत मदद करती है और ये हमें इन्वॉल्व करती है। ये इसके एडवांटेजेस हैं।
अब जहां तक सवाल है इसके डिसएडवांटेजेस का, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बाज़ कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सप्लेन करते हुए हम इन्हें बहुत ज्यादा बेहतर यूज नहीं कर पाते। तो चीज जितनी मुश्किल नहीं होती हम उसको डायग्राम डाल के और मुश्किल बना बैठते हैं, ये इसका नुकसान भी है। और आप ये जानते हैं कि वेरी costly as high quality image graphic might require you arrange additional resources, यानी अगर हमें ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमें मीडिया की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, मल्टीमीडिया चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पुअरली डिज़ाइन करते हैं ग्राफ्स को तो उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। वो बजाय ट्रैक करने के डी ट्रैक करता है और ये बहुत ज़्यादा वक्त खा जाता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमसे पूछें जो आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि जो चीज़ बोर्ड में हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं वो उसके लिए कितनी मुश्किल से स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, कितना काम करना पड़ता है। तो एक तो इम्प्रिसाइज है, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अगर आप केयर नहीं करते, वक्त ज़्यादा लगता है, मीडिया और कंप्यूटर वगैरह चाहिए। और अगर आप अच्छा डिज़ाइन नहीं करते तो फिर ये बजाय फायदे के, वो दोहरी तलवार है, वो बजाय फायदे के डबल नुकसान कर देता है आपका। तो ये बच्चों हमने